नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कांत शुक्ला फिर से एक बार हिस्ट्री की क्लास में हाजिर हुआ हूं। आज हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बीच में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। और बक्सर का युद्ध खास करके, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है बक्सर का युद्ध। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे बिल्कुल से, और जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जरूर मेरे वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए, और जो भी चीजें खराब सही हों वो आप अपना सुझाव मुझको देते रहिए, ठीक है। ये तो हुआ मुझसे संबंधित बातें। अब आज हम लोग देखेंगे कि प्लासी से बक्सर के बीच में ऐसी क्या चीजें घट जाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है 7 साल के अंदर कंपनी बिल्कुल से राजनीतिक रूप से बक्सर के युद्ध में बिल्कुल से चरम पे पहुंच जाती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में, उत्तर भारत में जहां जहां पे मुगल का शासन है वहां वहां पे कंपनी बिल्कुल से श्रेष्ठ रूप में आ जाती है। क्योंकि सभी को पता है, जो लोग इतिहास जानते हैं और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको ये पता है कि प्रतीकात्मक रूप से तो 1858 तक मुगल बादशाह की सत्ता रहती है। कंपनी ने उसको बना के रखा है, क्योंकि कंपनी भी नहीं चाहती है कि जो सिंबॉलिक रूप से मुगल का शासन है उसको हम हथिया लें, या कंपनी एक तरीके से कह सकते हैं कंपनी इन सब चीजों से बचना चाहती है। कंपनी पर्दे के पीछे से ही रह के व्यापार कर रही, व्यापार अब कम कर रही है, भारत से धन की लूट ज्यादा कर रही है, धन का शोषण ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ कई तरीकों से भारत से धन लेके भागना चाह रही है, लेके जा रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1757 से 1764 ये हुआ प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 का। और ये हुआ बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। डेट मैं इसकी बता दे रहा हूं, 24 अक्टूबर को। कहीं कहीं पे भी 23 अक्टूबर मिलता है, पर 24 अक्टूबर ये मानना चाहिए हमें। 24 अक्टूबर हम पढ़ते आए हैं। तो बक्सर का युद्ध ये है। इन 7 सालों में क्या होता है मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, क्योंकि चीजों को समझने में आपके लिए आसानी रहे। फिर बाकी जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें से जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वो मैं लिखवा दूंगा और बता भी दूंगा। 1757 में कौन गद्दी संभाल लेता है? बंगाल का नवाब कौन बन जाता है? मीर जाफर। मैंने बताया था आपको, ठीक है। 1757 से 1760 तक, 1760 तक कौन गद्दी संभालता है? मीर जाफर संभालता है, ठीक। 1760 में कौन गद्दी संभालता है? मीर कासिम संभाल लेता है, ठीक। मीर कासिम कौन रहता है? मीर जाफर का दामाद रहता है, जामाता रहता है। किताब में जामाता मिलता है, जामाता का मतलब दामाद ही होता है प्रकार से। चाहे जामाता मिले चाहे दामाद मिले, दोनों में से एक भी चीजें हो सकती हैं। आपके समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक। तो ये हो गया दामाद। 1760 में मीर कासिम आता है, ठीक। 1760 में सितंबर 1760 के बीच में, सितंबर 1760 के बीच में मीर कासिम का किससे समझौता हो जाता है? कंपनी से समझौता हो जाता है। क्योंकि वही कंपनी जो मीर जाफर को बनाई थी 1757 में, ठीक है ना, ठीक। जो कंपनी मीर जाफर को बनाई थी 1757 में, वही कंपनी अब मीर जाफर को 1760 पहुंचते पहुंचते हटाना चाह रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? कंपनी हटाना चाह रही, क्योंकि मीर जाफर कंपनी के मन मुताबिक नहीं चल पा रहा है। मीर जाफर जितना पैसा चाहिए कंपनी को उतना नहीं दे पा रहा है। अब कंपनी को कुछ ऐसे नुमाइंदे चाहिए, ऐसे कठपुतली शासक चाहिए जो कंपनी को सब कुछ दे दे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मीर जाफर ने कंपनी को बहुत कुछ दिया है। 1757 का युद्ध जीतने के बाद से इसने व्यक्तिगत तौर पे क्लाइव को लगभग 2.5 लाख रुपया दिया था, और 2.5 लाख उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। 2.5 लाख रुपया दिया था। अगर ऐसे न जाने कितने अधिकारियों को इसने दिया था, और टोटल किताबों में दिखाई पड़ता है, कई समकालीन इतिहासकारों ने या बाद के इतिहासकारों ने लगभग 18 लाख से लेके 50 लाख तक की एक अनुमान लगाया है, 50 लाख रुपया तक, 18 लाख से लेके 50 लाख तक, कि मीर जाफर ने जब वो 1757 में गद्दी पे बैठा तो उसने कंपनी के निजी लोगों को दिया, कंपनी को नहीं दिया। फिर मैं कह रहा हूं, कंपनी का व्यापार कलेक्टिव रूप में घाटे में जा रहा है। कंपनी के जो निजी अधिकारी हैं, क्लाइव कौन है?
क्लाइव को जो व्यक्तिगत रूप से राशि दी जा रही है 2.5 लाख रुपए की, अगर मीर जाफर दे रहा है तो ये क्लाइव को निजी रूप से ले रहा है, ये कंपनी के कोष में नहीं डाल रहा है, ये व्यक्तिगत रूप से यूज करेगा। इस पैसे को लेके वो राजा बन जाएगा। ना जाने इस तरह से कितने अधिकारी अपने व्यापार को, कंपनी के जो सामूहिक व्यापार है उसको गर्त में डाल रहे हैं। ठीक, तो इतनी सी बात अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मीर जाफर ने भी बहुत पैसा दिया, और यहां तक कि इतिहासकार बताते हैं कि मीर जाफर ने अपने घर के सामान बेच के पैसा दिया कंपनी को। ठीक है, मतलब सोने चांदी से जो भी चीजें घर में थी उनको पिघला पिघला के उसने कंपनी को दिया। पर भी कंपनी 1760 आते आते ऐसा बताती है, कहती है कि कंपनी का 25 लाख, लगभग 25 से 30 लाख रुपए का कर्जा किसके ऊपर हो गया है? मीर जाफर के ऊपर हो गया है। यानी कि मीर जाफर को 25 से 30 लाख रुपया कंपनी को देना था, मीर जाफर वो नहीं दे पा रहा है 1760 तक। क्योंकि मैं आपको यहां पे बता दूं, मीर जाफर ने एक संधि की थी, जो गुप्त संधि थी क्लाइव के साथ में। उसके बाद भी इसने घोषित तौर पे ये कहा था कि कंपनी कहीं भी युद्ध करेगी, कंपनी कहीं भी युद्ध करेगी, उसके लिए मीर जाफर 1 लाख रुपया इसको देगा, हर बार देगा। तो ये कंपनी इस तरह से युद्ध करती है कि 1760 पहुंचते पहुंचते कंपनी का मीर जाफर के ऊपर 25 से 30 लाख रुपए हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी वही चीज मांगती है मीर जाफर से, पर मीर जाफर कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, क्योंकि कंपनी ने मीर जाफर को बिल्कुल चूस डाला था और मीर जाफर के पास कुछ भी नहीं बचा था। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, ऐसी स्थिति में यही था कि कंपनी किसी ऐसे शासक को ढूंढ रही थी जो उसको बिल्कुल से पैसे से मालामाल कर दे। और ये काम कौन करता है? मीर कासिम करता है। मीर कासिम कहता है कि ठीक है कंपनी के लोगों, आप मुझे शासक बना दो, मैं आपको मालामाल कर दूंगा। और सितंबर 1760 की बात है, एक गुप्त समझौता करता है। किससे? कंपनी से करता है। कौन करता है? मीर कासिम करता है, कंपनी से करता है। क्या करता है कि आप मुझे बना दो शासक, मैं बर्दवान और नादिया का जिला और इन सबको आपको दे दूंगा। ठीक है, जो चूने का व्यापार है उसको भी मैं आपको दे दूंगा, सोरे के व्यापार में भागीदारी पहले से चली उसको भी दे दूंगा। ठीक है, इन सब चीजों को वो समझौते के रूप में कहता है, और कंपनी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कंपनी पहुंचती है मुर्शिदाबाद, क्या राजधानी रहती है अभी तक? मुर्शिदाबाद कंपनी पहुंचती है और वहां से मीर जाफर को गद्दी से उतार देती। मीर जाफर तुरंत ही गद्दी से उतर जाता है और मीर कासिम 1760 में नवाब बन जाता है। यह अक्टूबर नवंबर की बात है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 1760 की बात है। ये मीर कासिम तुरंत शासक बन जाता है, और शासक बनते ही इसने क्या किया? इसने जो भी शर्तें मानी थी, जो भी समझौते किए थे, उसने देना शुरू कर दिया। और एक अनुमान के मुताबिक जो है, इसने भी कंपनी के लगभग इनडायरेक्टली रूप से जो है कंपनी के अधिकारियों को, जो उसमें वेंसिटार्ट और इस टाइप के लोग थे, क्योंकि वेंसिटार्ट उस समय गवर्नर था, और साथ में हेनाट और केनाट ऐसे तमाम सारे लोग थे। इन लोगों को मीर कासिम ने लगभग 22 से 25 लाख रुपए की राशि दी। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मीर कासिम ने दिया शासक बनने के बाद। ठीक है, और क्या क्या दे दिया जो है? बर्दवान, चिटगांव और मिदनापुर, ये जो जिले थे इनको कंपनी को दे दिया। वर्धमान, चिटगांव, मिदनापुर जिले जो थे कंपनी को दे दिया, मीर कासिम ने दे दिया। ठीक है, वर्धमान के जिले, चिटगांव के जिले, ठीक, और उसके पहले नादिया और वर्धमान के जिले तो उसने कहा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से मीर कासिम ने कंपनी को ये दे दिया। ये सब समझौते होने के बाद की बात है, जब ये शासक बनता है। ठीक है, और फिर क्या करता है मीर कासिम? आप ये कह सकते हैं कि इतिहासकारों ने इस बात को बताया है और लिखा है कि मीर कासिम अली वर्दी खान के बाद बंगाल का सबसे योग्य शासक था। वो शासक बना तो जरूर था घूस देके, लेकिन वो उन सब चीजों से
बंगाल को दूर ले जाना चाहता था, जिन चीजों को वो देख रहा था। ठीक है, इसके पहले वो जहां का नायब था वहां पे उसने बहुत सारी चीजें सही की थी, और इसी वजह से मीर कासिम सबसे पहले क्या करता है, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। सबसे पहला काम ये कहां करता है, ट्रांसफर कर देता है राजधानी को मुंगेर। ठीक है, क्योंकि वो कलकत्ता के पास से कहीं दूर जाना चाहता है, जहां पे उसको कंपनी के नुमाइंदे या कंपनी के लोग परेशान न कर सके और वो स्वतंत्र रूप से शासन कर सके। तो वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर चला जाता है राजधानी को लेके। दूसरी बात, हाँ, मीर कासिम जो है वो यूरोपीय पैटर्न पे, यूरोपीय पद्धति पे क्या करता है, सेना का गठन करता है। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करता है, जिससे कि वो स्वतंत्र निर्णय इस तरह से ले सके कि हर बात के लिए वो यूरोप के पीछे पिछलग्गू बन के ना रह पाए। ठीक, इस बात को जो है, जो कंपनी है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। ठीक है, कंपनी के नुमाइंदे इस तरह से जो है इसको परेशान कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया था कि एक शब्द मैंने आपको बताया था, दस्तक, यानी कि फ्री ट्रेड। ये जो दस्तक होता है ना, इसने बेड़ा गर कर डाला है बंगाल का। और इसको किसने दिया था, 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने दिया था। ठीक है, ये वही फर्रुखसियर महोदय हैं जिन्होंने 1651 में जो बंगाल के शासक थे, नवाब थे शाह शुजा, पहली बार जिन्होंने 3000 रुपए देके कंपनी को, एक साल में 3000 रुपए लेके कंपनी को पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार की सुविधा दे देते हैं। बाद में इसको इंप्रूव करते हुए फर्रुखसियर ने दस्तक के रूप में कर दिया। ये वही दस्तक है जो परमिट जारी होता था। फ्री ट्रेड का मतलब दस्तक एक प्रकार का परमिट होता था, और इसको जारी कौन करता था, कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था, कलकत्ता का, यानी फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, फोर्ट विलियम क्या है। ठीक है ना, कलकत्ता का इसका जो जनरल था वो जारी करता था। ठीक है, दस्तक को जारी कौन करता था, ये जारी करता था, जो इसका फोर्ट विलियम का सर्वे सर्वा होता था। ठीक है, ये जारी करता था। लेकिन दस्तक के दुरुपयोग को मैंने 2-3 लेक्चर में पहले भी बता दिया है कि दस्तक के दुरुपयोग को ही लेके मीर कासिम में और कंपनी में जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। क्योंकि दस्तक का दुरुपयोग कंपनी के जो निजी अधिकारी होते हैं, जो निजी नुमाइंदे होते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि खुद तो वो फ्री ट्रेड करते हैं, यानी कि बंगाल के नवाब को, मीर कासिम को जो है नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी के लिए दिया गया है दस्तक, कलेक्टिव रूप में दिया गया है, पर जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी हैं वो इसकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन अपने पक्ष में कर लेते हैं कि नहीं, हमको निजी व्यापार के लिए दिया गया है। मामला यहीं से उलझ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, दस्तक का उपयोग क्या करते हैं, जो कंपनी के निजी कर्मचारी होते हैं वो भारतीय जो व्यापारी होते हैं उनको जारी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि 10,000 रुपए का कोई व्यापारी है, भारतीय व्यापारी है, उसका शुल्क लगना है 10,000 रुपया। ठीक है, और वो उसको 7,000 रुपए की बचत करनी होती थी, तो वो क्या करता था कि 3,000 रुपए की दस्तक यहां से, या ज्यादा ज्यादा 1,000 रुपए की घूस दे देता था इनको, 4,000 रुपया हो गया। ठीक है, इस 4,000 रुपए के बदले में ये भारतीय व्यापारी जो होते थे वो दस्तक हासिल कर लेते थे बंगाल में, और वो भी अपना फ्री ट्रेड करते थे, यानी कि शुल्क मुक्त व्यापार। ठीक, इससे क्या होता था, इससे मीर कासिम को बहुत ज्यादा घाटा होने लगा, और इस बात को लेकर मीर कासिम ने कई बार कलकत्ता काउंसिल को लेटर भी लिखा था। दूसरी बात, कंपनी के जो नुमाइंदे होते थे, जो कर्मचारी होते थे, वो गांव गांव में घूम घूम के जो है लोगों को परेशान करते थे, जबरदस्ती उनसे क्या धन उगाही का काम करते थे, उन पे शासन करते थे, मारते थे, पीटते थे, बाकायदा पेड़ों के नीचे पंचायत लगाते थे, न्यायपालिका बन जाते थे। इन सब चीजों से मीर कासिम आजिज आ चुका था, तंग आ चुका था, मीर कासिम बहुत परेशान हो गया था। वो ये सोचता था कैसे इन कंपनी के कर्मचारियों को रोका जाए। वो समझौता सुलह करना चाहता था, क्योंकि उसको ये पता था कि मैं कंपनी से लड़ नहीं सकता हूं। इसी वजह से उसने कई बार लेटर लिखा, लेकिन बात बिगड़ती चली जा रही थी। धीरे धीरे आ गया समय 1763 का। ठीक है, सितंबर 1763, अगस्त से सितंबर
1763 के बीच में कहानी बिल्कुल से पलट जाती है। ठीक है, क्या होता है, कहीं कहीं अगर आपको जुलाई से सितंबर ले लीजिए, आप अगस्त से मत लीजिए। ठीक है, जुलाई 1763 में क्या होता है कि कंपनी मीर कासिम को बर्खास्त कर देती है। ठीक है, अब जबरदस्त बात आती है, बर्खास्त क्यों करती है? क्योंकि मीर कासिम ने सभी के लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए भी जो दस्तक था उसकी प्रणाली को, कह सकते हैं कि जो फ्री ट्रेड था उसको समाप्त कर दिया। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो भारतीय व्यापारी भी फ्री ट्रेड कर सकते थे, पूरे बंगाल में उनको 1 रुपए कोई शुल्क नहीं देना होता था। आंतरिक व्यापार में जो थोड़ा बहुत लग सकता था, लेकिन मोटा मोटा आप समझिए कि इससे जितनी राहत कंपनी के कर्मचारियों को और कंपनी को थी, उतनी पूरी राहत जो है भारतीय व्यापारियों को भी होने लगी जो बंगाल में व्यापार कर रहे थे। इस बात को लेके कंपनी और मीर कासिम में जबरदस्त झगड़ा हो गया, क्योंकि कंपनी के नुमाइंदे, कंपनी के कर्मचारी जो निजी दस्तक का उपयोग कर रहे थे और दस्तक से उनकी कमाई हो रही थी, वो बंद हो गई। इस चीज को लेके कंपनी ने बहाना ढूंढ के जुलाई अगस्त 1763 में मीर कासिम को बर्खास्त कर दिया और पुनः किसको नवाब बना दिया बंगाल का? मीर जाफर को। ठीक, ये वही मीर जाफर हैं जिनसे कंपनी ने 1760 में शासन छीन लिया था और मीर कासिम को बिठा दिया था। फिर से कंपनी मीर जाफर को लेके आती है 1763 में। ठीक है ना, 1760 में शासन छीन लिया था और 1763 में पुनः कंपनी लेके आ रही है, क्योंकि कंपनी को यह पता चल गया कि मीर जाफर से ज्यादा बेईमान, मक्कार, भ्रष्टाचार कोई और शासक नहीं है कंपनी के लिए। ठीक है, कंपनी इस बात को समझती है, मीर जाफर आ जाते हैं। बस अब बात ये रहती है कि कंपनी किस तरह से जो है बंगाल को पूरी तरह से अपने हाथ में ले ले, और इसकी शुरुआत होती है 2-3 छिटपुट युद्ध से। मीर कासिम भागते हुए पहुंचता है, अपदस्थ हो चुका है। ठीक है, अपदस्थ यानी भगोड़ा हो चुका है मीर कासिम। ये पहुंचता है कहां? अवध में पहुंचता है। अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला है। ठीक है, और यहीं पे कौन है? बंगाल का नवाब बंगाल कह रहे हैं, मुगल सम्राट यहाँ पे है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो पहले से ही भगोड़ा साहब हुआ है। ये दिल्ली की गद्दी छोड़ के बिहार में डटा हुआ है, क्योंकि इसको रुहेलों से खतरा है। रुहेलों ने इसको बहुत मारा पीटा है। ठीक है, शाह आलम भी है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी है, और कौन आ जाता है? मीर कासिम आ जाता है। ये तीनों लोग मिलके एक युद्ध करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि अपने अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और इस लड़ाई को जो है किस तरह से किया जाए, इस बात को लेके धीरे धीरे अक्टूबर 1764 आ जाता है, और फिर आ जाता है वो युद्ध, बक्सर का युद्ध। 24 अक्टूबर की वो डेट आ जाती है जब बक्सर का युद्ध हो जाता है। ठीक, बक्सर के युद्ध में कौन कौन रहता है? मुगल सम्राट रहता है। ठीक है, प्लस कौन रहता है? अवध का नवाब शुजाउद्दौला रहता है। और कौन रहता है? प्लस तीसरा कौन रहता है? मीर कासिम, बंगाल का अपदस्थ नवाब रहता है। ठीक है, ये तीनों की सम्मिलित सेना को कौन हराता है? मेजर हेक्टर मुनरो की सेना ने हरा दिया। ठीक, अब प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में अंतर क्या है? प्लासी के युद्ध के लिए सभी लोग कहते हैं कि वो सामने सामने युद्ध लड़ा नहीं गया था, क्लाइव ने उसको छल से, कूटनीति से जीत लिया। वो कूटनीतिक विजय थी। मगर बक्सर के युद्ध के लिए कहा जाता है कि ये पूर्णतः सैनिक विजय थी। ठीक है, और दूसरी बात क्या कहा जाता है? बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट भी है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी है, और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम भी है। खास करके कौन है? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी है, लड़ रहा है
किसके विरुद्ध? कंपनी के विरुद्ध। पर प्लासी के युद्ध में तो बंगाल का नवाब अकेले था। इस मायने में बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी ने पहली बार किसको हरा दिया? शाह आलम द्वितीय को हरा दिया, यानी कि मुगल सम्राट को हरा दिया। मुगल सम्राट की जो सर्वोच्चता थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया और कंपनी सर्वोच्च हो गई। इस मामले में यह कहा जाता है कि यह युद्ध पूरी तरह से जो है कंपनी को भारत में स्थापित कर देती है, और कंपनी सिर्फ व्यापारिक कंपनी न रह के एक राजनीतिक और सैनिक शक्ति बन जाती है। और कंपनी आर्थिक मामलों में भी सर्वोच्च, राजनीतिक मामलों में भी सर्वोच्च, सैनिक मामलों में भी सर्वोच्च, यानी कि सर्वोच्च शक्ति का केंद्र कौन बन गया? कंपनी बन गई, जो मात्र एक व्यापारिक कंपनी थी। वो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद प्रत्येक प्रकार से राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, जो जो भी आप शक्ति समझ सकते हो इतिहास में, जो जो भी डिफाइन होता है इतिहासकारों के द्वारा, सबकी सर्वोच्चता किसमें आ गई? कंपनी में आ गई। ठीक, तो इस मामले में बक्सर का ये युद्ध है। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, 10-20 घंटे क्लास चल सकती है, लेकिन उतना हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू से यही है। अगर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बाद में फिर कभी क्लास लेते रहेंगे, बताते चलेंगे। ठीक, अब तो ये हो गया बक्सर का युद्ध। अब क्या होता है? अब बक्सर के युद्ध के बाद तुरंत संधि नहीं होती है। ठीक, युद्ध कब हुआ है? अक्टूबर 1764 में युद्ध हुआ है। ठीक, 24 अक्टूबर 1764 को युद्ध हो चुका है। ठीक, और संधि कब हो रही है? संधि हो रही है 12 अगस्त 1765 को। ठीक, पहली संधि है 12 अगस्त को, इलाहाबाद की प्रथम संधि जिसको बोला जाता है इतिहास में। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को किसके बीच में हो रही है? कंपनी और प्लस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हो रही है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बीच में हो रही है। अब आप जान लीजिए, इलाहाबाद की 2 संधि होती है, जो दोनों इंपॉर्टेंट है। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हो रही है, कंपनी प्लस मुगल शाह आलम द्वितीय से हो रही है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, ठीक, डेट आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या होता है अभी बताते हैं। फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि हो रही है, किसके साथ में हो रही है? 16 अगस्त 1765 को कंपनी प्लस अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हो रही है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में हो रही है। कौन सी संधि है ये है इलाहाबाद की दूसरी संधि। ठीक है, इलाहाबाद की दूसरी संधि है। ये दोनों संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर समय पेपर में आते हैं। पूरा बक्सर का युद्ध में इसी वजह से बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। जितने भी फैक्ट हैं, पूरी की पूरी कोशिश है कि मैं पूरे फैक्ट को बता दूं, और कुछ छूट जाता है तो आगे मैं बताता रहूंगा। इतिहास से बहुत सारी बातें छूटती हैं, कोई कंपाइल में कोई नहीं पढ़ा सकता है। कोई ये गारंटी ले ही नहीं सकता कि नहीं हम पूरा बक्सर का युद्ध आधे घंटे में पढ़ा दिए, पूरा फैक्ट पढ़ा दिए। ठीक है, वो सब बेकार की बातें हैं। ठीक, ये इलाहाबाद की दूसरी संधि हो गई, ये है। ठीक, अब आते हैं इलाहाबाद की पहली संधि। ठीक, 12 अगस्त 1765 पे शाह आलम द्वितीय। ठीक, इसमें क्या हुआ है? क्योंकि ये जो प्रावधान हुआ है संधि, इसमें क्या क्या है? तो इस संधि में जो है, जो मुगल सम्राट हैं वो क्या करते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको दे देते हैं? कंपनी को दे देते हैं। पहला क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी जाती है। ठीक, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी जाती है। ठीक, दूसरा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि अवध के नवाब से इलाहाबाद का कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र
किसको दे दिया जाता है? मुगल सम्राट को दे दिया जाता है। ठीक, किससे लेके दिया जा रहा है? अवध के नवाब से। अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र लेके मुगल सम्राट को दे दिया जा रहा है, दे दिया जा रहा है। ठीक है, फिर अगली बात क्या हो रही है इस संधि में? अगली बात ये हो रही है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, कंपनी जो है मुगल सम्राट को पेंशनर बना दी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी जो है 26 लाख रुपया वार्षिक मुगल सम्राट को अपने जीवन भत्ते के लिए 26 लाख रुपया वार्षिक जो है पेंशन देगी, मुगल सम्राट को, मुगल सम्राट को देगी। ठीक है, सम्राट को देगी। ठीक, चौथा क्या बात होती है? चौथी बात यह होती है कि कंपनी अब पूरी तरीके से फुल मोड में आ चुकी है कि वो अब धीरे धीरे बंगाल पे शासन करेगी ही करेगी। तो फरवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, मृत्यु हो जाती है और उसका नवजात शिशु अल्पवयस्क रहता है, लड़का जो है नजमुद्दौला। ये मीर जाफर का अल्पवयस्क लड़का है नजमुद्दौला, ठीक है ना, जिसका नाम है नजमुद्दौला। कंपनी ये कहती है कि मुगल सम्राट जो है नजमुद्दौला को औपचारिक मान्यता दे दे और शासक मान ले। ठीक है, क्योंकि मीर जाफर के बाद कंपनी ने किसको शासक बनाया है बंगाल का? वही जो अल्पवयस्क नजमुद्दौला है, उसका लड़का जो है उसको कंपनी ने शासक बना दिया है। और अगर आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? बंगाल का नवाब कौन है? ठीक है, तो उत्तर आपका रहेगा नजमुद्दौला। ठीक है, क्योंकि नजमुद्दौला कब बन जाते हैं? फरवरी 1765 में ही शासक बन गए हैं। कहां के? बंगाल के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो कुल मिला के जो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है वो इतनी ही होती है। ठीक है, उसमें जो पूरा लब्बो लुआब रहता है वो यही रहता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उनको दीवानी मिल जाती है। जो दो चार बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी संधि इलाहाबाद की कब हो रही है? 16 अगस्त 1765 को हो रही है। ठीक, इलाहाबाद की दूसरी संधि हो रही है। ठीक है ना, इलाहाबाद की दूसरी संधि हो रही है। यह संधि किससे हो रही है? मैंने पहले ही बता दिया है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या कंपनी कर रही है ये भी देख लीजिए। कंपनी जो है अवध के नवाब से 50 लाख रुपया मांग रही है युद्ध का हर्जाना, युद्ध का हर्जाना या क्षतिपूर्ति मांग रही है, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी शब्द यूज करना चाहें, दोनों एक ही है। 50 लाख रुपया कौन देगा? अवध का नवाब देगा। किसको? कंपनी को देगा, युद्ध के हर्जाने के रूप में, कि तुम क्यों शामिल हो गए। ठीक, दूसरा काम क्या कर रही है कंपनी? दूसरा काम कर रही है अवध के नवाब यानी के इनसे कड़ा और मानीपुर का क्षेत्र लेके किसको दे रही है? मुगल सम्राट को दे रही है। ठीक है, ये बात दोनों जगह लिखी हुई है, मुगल सम्राट को दे रही है। ये इलाहाबाद किस प्रथम संधि में बात लिखी गई, दूसरी में भी लिखी गई है, मुगल सम्राट को दे रही है। ठीक है, तीसरी बात क्या है इसमें? ये तो हो गया एक बात, ये हो गई दूसरी बात। ठीक है, हाँ, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बफर स्टेट के रूप में। बफर स्टेट का नाम आप यहीं से पहली बार देखेंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में या हिस्ट्री में भारत के इतिहास में, जिसको इंग्लिश में रिंग फेंस पॉलिसी कहा जाता है। रिंग फेंस पॉलिसी कहा जाता है। ये अवध के नवाब के साथ कंपनी कर रही है। ठीक है ना, कंपनी के नवाब के अवध के नवाब के साथ कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। बफर स्टेट, अगर आपका प्रश्न आए कि कंपनी ने पहली बार
किसके साथ में बफर स्टेट का समझौता किया था या रिंग फेंस पॉलिसी की नीति अपनाई थी? तो वो अवध के नवाब के लिए अपनाई थी। ये बफर स्टेट क्या होता है या रिंग फेंस पॉलिसी क्या होती है, 1 मिनट में आप समझ लीजिए। इसको जो है इस तरह से अप्लाई किया गया था कि अवध का नवाब पैसा देगा, ठीक है, पैसा अवध का नवाब का रहेगा और सेना जो रहेगी वो अवध को सुरक्षित रखने की, यानी कि अवध की सीमा में, अवध के सम्राट की सीमा में किसकी सेना रहेगी? एक टुकड़ी रहेगी कंपनी की, यानी कंपनी अपनी टुकड़ी एक भेजेगी जिसमें 400-600 या 1000 के सैनिक रहेंगे कंपनी के, और उसका पूरा खर्चा कौन वहन करेगा? अवध का नवाब देगा। ये प्रणाली पहली बार लागू की जा रही है भारत में, इस वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। बफर स्टेट इसी को कहा जाता है, रिंग फेंस पॉलिसी इसी को कहा जाता है कि आपके ही खर्चे पे हम अपनी सेना भेजेंगे जो है, और आपकी जो सीमाओं को सुरक्षित हम रखेंगे, जिससे कि दूसरे जो आक्रांता हैं या मराठा है या मैसूर के शासक लोग हैं, हैदर अली लोग, वो लोग हमें परेशान ना कर सके। और एक मित्रता के नाते अवध का नवाब हमारा मित्र है, इस वजह से हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि अवध के नवाब को हम दिल से जो है, या कह सकते हैं बड़ी हमारी सहृदयता है, हम उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। कुल मिला के बात इतनी है कि कंपनी पूरी तरीके से एक भी पैसा नहीं खर्चा करना चाह रही है और अवध के नवाब के पैसे पे ही अपनी सेना को भेज दिया है। हालांकि इसका जन्मदाता अगर देखा जाए तो वो रहता है डुप्ले, मगर डुप्ले क्या करता है कि जो डुप्ले रहता है वो इसको अस्थायी, यानी कि वो बस इतना काम करता है कि वो शासकों से, छोटे छोटे शासकों से पैसा लेता है, अपनी फ्रांसीसी कंपनी को छोटी छोटी टुकड़ियों को भेजता है, इसके बाद वो युद्ध करके हारे या जीते वो चले आते थे। पर क्लाइव ने ऐसा क्या किया? क्लाइव ने ऐसा किया कि अस्थायी रूप से रहेंगे, यानी कि कंपनी के सैनिक अस्थायी रूप से अवध की सीमा को, अवध की सीमा की रक्षा करेंगे, और इस मायने में ये रिंग फेंस पॉलिसी है, ठीक है। तो ये अंतर है। जन्मदाता कौन रहता है? डुप्ले रहता है, और इसको सही से फॉलो कौन करता है? क्लाइव करता है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, डुप्ले की बहुत सारी नीतियों को क्लाइव ने बिल्कुल से एज इट इज फॉलो कर लिया था, थोड़ा बहुत रद्दो बदल के साथ में। डुप्ले बहुत ही दूरदर्शी और बहुत ही होशियार गवर्नर था जो है फ्रांसीसी कंपनी का, लेकिन वो उस तरह से चमत्कार नहीं दिखा सका जैसा कि क्लाइव दिखा सका, ठीक है। तो ये हो गया इलाहाबाद की दोनों संधि और जो मुख्य मुख्य बातें रही, ठीक है। एक बात और भी मैं आपको बता दूं, जैसे पहले बताया कि युद्ध 1764 में लड़ा जाता है, अक्टूबर 1764 में लड़ा जाता है। संधि होती है 17 अगस्त 1765 में। एक आपको अंतर और मैं बता दूं, ये जो युद्ध लड़ा जाता है उस समय कंपनी का गवर्नर दूसरा रहता है, ठीक है। कंपनी का गवर्नर क्लाइव नहीं है, लेकिन जब ये युद्ध हो जाता है तो इन गवर्नर साहब को जो है संधि करने के लिए कंपनी नहीं कहती है। कंपनी जो है 1765 में मई 1765 में कंपनी जो है क्लाइव को दूसरी बार गवर्नर बना के भेजती है। दूसरी बार कंपनी का गवर्नर बन के क्लाइव आते हैं बंगाल में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। युद्ध लड़ा गया है दूसरे गवर्नर के कार्यकाल में, संधि हो रही है क्लाइव के कार्यकाल में, क्योंकि क्लाइव सबसे होशियार व्यक्ति है और सबसे कह सकते हैं कंपनी को अगर अस्थायी रूप से बनाने में भारत में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो क्लाइव ही है। अगर क्लाइव नहीं होता तो शायद कंपनी इस तरह से भारत में स्टैब्लिश नहीं कर पाती। यही कारण है कि मई 1765 में दूसरी बार इसको गवर्नर बना के भेजा जाता है और इसी ने दोनों संधियों को किया। अगर आपसे प्रश्न आए कि इलाहाबाद की संधि को किस गवर्नर के समय में पूरा किया गया है या किस गवर्नर के कार्यकाल में संधियों को पूर्ण किया गया है, तो आपका उत्तर रहेगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और शासक कौन रहता है? शासक बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब नजमुद्दौला रहता है और संधि के समय भी बंगाल का नवाब नजमुद्दौला ही रहता है, अल्पवयस्क रहता है, ठीक है। तो ये हो गया बक्सर के युद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें।
जो बातें मैंने आपको बताई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो साथी इस बात को देख रहे होंगे या इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, अगर उन्हें पसंद आए ये लेक्चर तो जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आपके बताने से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं ऐसी ऐसी चीजें खोज के लाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। आपने पढ़ा होगा, मैं कहता हूं कि सभी लोग पढ़ते हैं, पर हो सकता है भाई साहब दिमाग है, बहुत सारी चीजों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते एक दिमाग में, थोड़ा बहुत उसमें अगर मैं दे सकूं उस दिमाग में तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी पॉइंट हो सकता है मुझसे भी छूटे हों, लेकिन आगे लेक्चर में हिस्ट्री इतना लंबा है, मैं घूम फिर के सारी बातों को बताने की कोशिश करूंगा आपसे। तो मेरी ये पूरी उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार करें और बहुत सारा सहयोग करें, ठीक है, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। पूरा बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध मैंने बता दिया है। अगर किसी को पूरी कहानी जाननी होगी तो आप लोग बताइए, आगे महीने 2 महीने में हम पूरी कहानी बता देंगे, एक छोटी सी छोटी जितनी भी बातें हुई हैं उसको सबको बता देंगे। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।